नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर हम मिले हैं एक नई अपडेट को लेकर, वो है वर्धमान महावीर के जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा प्री डीलेड परीक्षा जो जिसे हम प्री बीएसटीसी बोलते हैं, जिसके 2 पार्ट हैं, एक है जनरल और एक होती है संस्कृत यानी सामान्य और संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आज हम इस बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे, इसकी पात्रता क्या है, इसकी आयु कितनी है, ठीक है, फीस कितनी है, कब से एग्ज़ाम फॉर्म चालू है और कब इसका अंतिम दिनांक है, कब इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और अंत में बात करेंगे भी कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा और एक अच्छा कॉलेज किस नंबर पर मिलेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई हर अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो हम चालू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तारीख है वो है 6 मार्च, ठीक है? 6 मार्च को ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख यानी चालू हो जाएगी 6 मार्च से, जैसे कि हम आज वीडियो शूट कर रहे हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 11 अप्रैल, ठीक है? 6 मार्च तो शुरुआती डेट है और जो लास्ट डेट है वो है 11 अप्रैल और जो एग्ज़ाम की तारीख है वो 1 जून 2025 को संभावित है, ठीक है? तो अगर हम बात करें तो डीएलएड के लिए जो सामान्य यानी जो जनरल है उसके लिए कितनी है 50%, ठीक है? जनरल के लिए कितनी चाहिए? जनरल का मतलब 12th के अंदर जो बच्चा जनरल की कैटेगरी के अंदर आता है उसको मिनिमम 50% चाहिए, ठीक है? उसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी, विधवा, तलाकशुदा उन सभी के लिए क्या है 5% की छूट है, इसलिए उनको कितना रखा गया है 45%। और हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो आयु है उसमें आप कम से कम यानी 28 वर्ष मैक्सिमम आयु है और नीचे अभी कितनी भी हो सकती है क्योंकि आजकल कई बच्चे 16 से ही पास हो जाते हैं 12th क्लास, कई 17, कई 18, ठीक है? तो उस हिसाब से है, तो इसलिए मैक्सिमम जो है इन्होंने एज रखी है वो रखी है 28 ईयर्स, ठीक है? 1 जून 2025 तक आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक ना हो, उससे पहले आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा अपने अगर बात करें तो 5 साल का छूट, 5 साल की जो आरक्षण होता है हर, जैसे ओबीसी या एससी एसटी वो अलग है। उसके बाद आवेदन की जो साइट है वो कौन सी है? वो है प्री डीएलएड, कौन सी है? प्री डीएलएड 2025.in, ये वाला साइट। तो इस साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप वहाँ से जाकर अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है? तो आगे चलते हैं, आप इसी अपडेट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं फ़ीस की। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस के अंदर बात करें तो डीएलएड जो जनरल है या अगर आप जनरल से फॉर्म भर रहे हैं यानी सामान्य, वो जनरल कैटेगरी नहीं, सामान्य परीक्षा जिसके अंदर आपको संस्कृत नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ लैंग्वेज के अंदर हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर आप संस्कृत से भर रहे हैं या इसकी जगह पर हिंदी और संस्कृत, तो आपकी फ़ीस कितनी लगेगी 450। इसके लिए आपके पास 10th में क्या हो? संस्कृत हो। क्या सब्जेक्ट हो? संस्कृत हो। 12th में ना हो कोई बात नहीं, लेकिन 10th में आपके पास संस्कृत होनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर आप सामान्य और संस्कृत दोनों भर रहे हैं तो आपके लिए कितनी फीस रहेगी? ठीक है, तो आपके लिए रहेगी 500 रुपये, ठीक है? तो वो आपकी डबल जो फीस लगेगी वो लगेगी 500 रुपये। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं जो आपके सामने है और उसी के आधार पर हम बात करते हैं। देखो, विशेष सूचना दे रखी है, जिन अभ्यर्थियों ने 12वीं कक्षा वरिष्ठ उपाध्याय में उत्तीर्ण किया है ऐसे अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय अपनी कक्षा का विवरण दर्ज करते समय वरिष्ठ उपाध्याय का विकल्प यानी एक स्कूल की कैटेगरी है जो स्कूल बांटे हुए हैं उसमें है, ठीक है? आगे देखो, अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि अगर आपने जो भी प्रविष्टियाँ वो सही है, आपका फ़ोटो सही होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर सही हो, ठीक है? और नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, पति का नाम, लिंग, जाति, श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये टोटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बिल्कुल सही हो। आवेदन पत्र में आपने जो भी फ़ोटो लगाया है वो 3 माह से अधिक पुराना ना हो, ठीक है? जैसा फ़ोटो चाहे उसमें दाढ़ी है, चाहे क्लीन शेव है, जैसा भी है वैसा ही आपका परीक्षा हॉल में लेके जाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, उसी से मैच किया जाएगा आपका फ़ोटो, ठीक है? और उसके अलावा आप 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी पड़ेगी तो बिल्कुल साफ़ हो। चश्मा वगैरह जो है वो खींचा हुआ फ़ोटोग्राफ मान्य नहीं होगा। जैसे कि बोल रहे हैं, अगर चश्मा वगैरह लगा है ना आपको तो वो फ़ोटोग्राफ मान्य नहीं होगा, ठीक है? 2 या अधिक आवेदन करने वाले अगर कोई अभ्यर्थी हैं तो उनका समस्त फॉर्म निरस्त किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म करते समय जो भी प्रविष्टियाँ जाँच कर लें, दोबारा मतलब फिर से अपडेट के लिए आपको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है? कोई भी त्रुटि है तो उसे संशोधन पहले ही कर लें, ठीक है? और आगे अपने बात करें, विशेष निर्देश दे रखें, ये फ़ोटो का साइज़ और आपकी जो साइन करेंगे उसका साइज़ प्लस जो आप अंगूठा लगाएंगे उसके साइज़ के बारे में बताया गया, कैटेगरी के बारे में बताया गया, ठीक है? जो कैटेगरी वही बनेगी क्योंकि बाद में जब आपकी काउंसलिंग होगी तो ये सब चीज़ें दोबारा से देखी जाएंगी, ठीक है? जैसे कि हमारी काउंसलिंग हुई तो हर चीज़ जो पहले फॉर्म के अंदर भरी गई थी वही चीज़ दोबारा चेक करी,
ठीक है। आगे अगर बात करें तो अंगूठे के निशान वगैरह सब सही हो, साइबर कैफ़े से भरें, अगर खुद भरें तो सावधानीपूर्वक भरें। परीक्षा केंद्र के जिलों की सूची दे दी जाएगी, उसी हिसाब अपन परीक्षा केंद्र ले सकते हैं। ये परीक्षा के जो वेबसाइट है प्रवेश पत्र भी जिस साइट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसी साइट से आपको प्रवेश पत्र भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और प्रिंट आउट निकाल लें आवेदन करने के पश्चात। और ये हेल्पलाइन नंबर जो अपने पहले बात करी थी वही हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। और संस्कृत, ठीक है। और उन्होंने दे रखा है जो प्रारंभिक परीक्षा में डिप्लोमा सामान्य संस्कृत परीक्षा के लिए जो इच्छुक है उस हिसाब से विकल्प भरें। ठीक है। न्यायिक क्षेत्र कोटा जो रहेगा वो कोटा मतलब अच्छा जो न्यायिक क्षेत्र है कहीं भी आपको दिक्कत होती है कुछ भी XYZ ऐसा लगता है भी आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है या आपको सेंट्रल हॉल में समय से बाद में पहले आप थे लेकिन फिर भी नहीं एंट्री कुछ भी होता है आपके साथ तो आप कोटा में जा सकते हैं क्योंकि अब ये कौन करवा रहा है VMOU कोटा। ठीक है। इसीलिए कोटा रहेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली अपने सीनियर कैंट्री में है। ठीक है। उम्र की बात कर ली, दिव्यांग व्यक्ति वाला बात कर लिया। ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक दोष से असंतः से हैं तो उनके साथ में अगर कोई ऐसा है तो देखो ऐसे अभ्यर्थी जिनमें शारीरिक दोष या असमता हो जो उसके द्वारा संपादित किए जाने वाले अध्यापन कार्य में बाधा डाले, जैसे गूंगा होना, बोलने में असमर्थ होना, पूर्ण रूप से बहरा होना, दोनों हाथों का नहीं होना, जिससे शाम पर कार्य नहीं कर सके, दोनों पैरों का नहीं होना, जिसे कक्षा में खड़ा भी नहीं हो सके आदि इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र नहीं है, अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं करें। उपयुक्त के अतिरिक्त नेत्रांत व अन्य दिव्यांग प्रवेश पात्र में। ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो वो फॉर्म भर दें तो आगे जाकर जब वो ऐसा पढ़ा ही ना पाए तो फिर उसका मतलब क्या हुआ ना। प्रवेश का आपने पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया, ठीक है, BSTC में प्रवेश ले लिया नंबर लेकर, लेकिन बाद में आप इस जो धरातल पर जब जाओगे, जब सिलेक्शन लेके रीट के अंदर अध्यापक बनोगे तब आपके लिए वो करना संभव ना हो पाए। तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट ने मना किया। बाकी जो नेत्रांत है आँख नहीं है लेकिन फिर भी जो दूसरे बच्चों हैं स्पेशल बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें आगे, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी में माने हुए, यानी अगर जो कोई बाहर से है, अगर कोई वीडियो देख रहा है वो गुजरात से या हरियाणा से है तो वो यहाँ जनरल कैटेगरी में आएगा, चाहे वहाँ वो OBC का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो। ठीक है। आगे अपनी बात करेंगे। ठीक है। OBC SC पर 5% सीटों पर राज्य के बाहर की का अधिकार होगा। ठीक है। मेरिट के आधार पर। ठीक है। और 5% का आरक्षण है, 50% चाहिए, लेकिन जनरल OBC ST के लिए 12th क्लास में 45% चाहिए। ठीक है। और आगे अपनी बात करेंगे, आर्मी नेवी के लिए बात होगी। और ठीक है, मोटा मोटा अपने बात कर ली भी क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम की फॉर्म की डेट है। ठीक है। कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 6 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। देखो 6 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है 2025 और 1 जून को एग्ज़ाम संभावित है। ठीक है। 12th में आपके कितने हो, 50% हो। 12th में आपके 50% होने चाहिए और बाकी 5% का सभी कैटेगरी को रिलैक्सेशन है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की और कैसे इसमें सिलेक्शन लें। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे जो अपनी परीक्षा है DLED की, उसके अंदर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, सब टोटल बात करेंगे। आपका एग्ज़ाम कैसे होगा सब। ठीक है। तो सबसे पहली बात भी आपका जो प्रवेश पत्र होगा वो 7 दिन पहले, देखो 7 दिन पहले इन्होंने दे रखा है, आप वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी थी, preDLED.com। ठीक है। preDLED.com से आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम है वो कौन सा होगा, OMR शीट पर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी ABCD। ठीक है। और आपको मल्टीपल होगा, अगर आपको A सही लगता है तो OMR में आप A भर देना, B सही लगता है तो B, C सही लगता है C, D सही लगता है तो D। आगे बढ़ते हैं भी आपके कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। और ठीक है। और इसी हिसाब से एक बात और सबसे मेन, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, यानी नकारात्मक प्रश्न कुछ भी नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करने की पूरी छूट है। ठीक है। 150 लगभग 200 क्वेश्चन आएंगे तो 200 के 200 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने आपके 200 है। ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 3 नंबर का, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 600। ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपकी आएगी रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 का तो 150 नंबर। फिर आएगी राजस्थान की सामान्य जानकारी, यानी जिसे बोलते हैं राजस्थान का GK। सिलेबस की बात आगे करेंगे, अभी सिर्फ पैटर्न और क्वेश्चन समझ रहे हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 50 और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का, 3 नंबर का, यानी 150 नंबर। उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि, कितने क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर हो गए 150 नंबर। उसके बाद में अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी, यानी अगर जो सामान्य से भर रहे हैं वो अंग्रेजी और हिंदी से करेंगे। ठीक है। और अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी में कितने क्वेश्चन आएंगे
20 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे तो 3 के हिसाब से 60 और 90, टोटल 150 हो गए। तो सभी कितने कितने हो गए, 150 150 150 150। तो टोटल कितने नंबर हो गए अपने, 600 नंबर हो गए। ठीक है, अब 600 में से कितने लेने हैं उसके लिए आगे बात करेंगे। ठीक है, पहले अपने चर्चा किस पर करेंगे, सिलेबस पर। ठीक है, और जैसे कि ओएमआर शीट पर आपको क्वेश्चन, ओएमआर शीट आपको मिलेगी, मल्टीपल चॉइस के आपके क्वेश्चन होंगे। ब्लू पेन काला और नीला पेन आप ले जा सकते हैं, लेकिन वो बॉल पॉइंट होना चाहिए, दूसरा वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा गोले को काला या नीला करना है। ठीक है, कोई टिक नहीं मारना है। और उसके अलावा ये देखो पेपर, और ध्यान रखना पेपर, पेपर और जो पेपर जो ओएमआर है वो आपसे दोनों ले लीजिएगी इसके अंदर। ये सीएम वो रीट में भी करते हैं, दोनों पेपर और ओएमआर साथ में ले लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। तो मेंटल एबिलिटी में आपके 50 क्वेश्चन जो से हमने बात की थी। अब बात करते हैं सिलेबस पर। तो पहली है मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जैसे कि सीरीज क्वेश्चन आते हैं 2 4 6, तो आगे क्या होगा, ये मतलब मैंने सिंपल बताया, थोड़ा सा इसके अंदर लेवल का हो जाएगा। और आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, हम पूरी पूरी क्लासेस एक एक टॉपिक की इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपका विश्वास हमारे चैनल पर है तो हम आपके विश्वास पर ज़रूर खरे उतरेंगे और एक एक चीज़ आपको करवाएंगे, और लास्ट में आपका एक फास्ट रिवीजन भी करवाएंगे और पेपर भी लेंगे आपसे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी परखी जाए पूरा। तो आप इस चैनल पर पूरा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे एनालॉजी की। ठीक है, आगे हम किसकी बात करेंगे, एनालॉजी की बात करेंगे। ठीक है, एनालॉजी में क्या होता है, दो भी वस्तु जो होती है उनमें समानता और समरूपता देखी जाती है। जैसे मान लो उन्होंने त्रिभुज और ये दे दिया, तो अब इसमें इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन बना लेंगे भी, त्रिभुज और आयत में क्या क्या है, तो ये 3 भुजाएं हैं, ये 3 भुजाएं हैं और ये 4 भुजाएं, इसी हिसाब से कुछ और आकृति दे देंगे। तो इसी हिसाब से आप में इसमें रिलेशन ढूंढ के, इन दोनों में संबंध ढूंढ के अगली दो आकृतियों को सॉल्व करना होगा। उसके अलावा विभेद, तो ये विभेदीकरण में भी आ जाएगा। उसके अलावा रिलेशनशिप, तो आपके संबंध जैसे, ठीक है, संबंध का आप जानते हैं, संबंध से रिलेटेड संबंध आएंगे जो रक्त संबंधी अपने होते हैं। ठीक है, उससे उसके बाद में एनालिसिस, उसके बाद में लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, अभी तो मैंने मोटे मोटे आपको टॉपिक बताया, जब आपको करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कर सकते हैं, पिछले ईयर्स के जो बच्चों ने बताए हुए क्वेश्चन हैं उस पर भी अपने विशेष चर्चा करेंगे। आगे जो है बारी आती है राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर जो भी होता है, एक्सपेरियर सब आएगा। लेकिन ध्यान रखना जो लेवल होता है वो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो रहेगा सिर्फ 12th लेवल। ठीक है, तो 12th लेवल है, इसके मतलब डीप में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिर्फ जो मेन क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पहुंचे जाने चाहिए और पहुंच पूछे पूछे जाने चाहिए और पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब अगर आप टीचर ही बन रहे हो तो आपको उस टीचिंग का एप्टीट्यूड आना चाहिए। आगे जब रीड की तैयारी करेंगे तो इस टीचिंग एप्टीट्यूड का नाम साइकोलॉजी हो जाता है और उसके अंदर थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड नॉर्मल होता है। क्या आपको, जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, दो बच्चे हैं आपस में लड़ पड़े, तो अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इन 4 ऑप्शनों में अगर 2 बच्चे लड़े तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे, उनको पीटोगे, उनके घर से पूछोगे, या उनमें क्या दिक्कत थी वो बात करोगे, या उनको घर भेज दोगे। तो आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगी वो, इसमें एक बात और है भी, आपके जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं माना जाएगा। अगर आपने बाई चांस ये अटैम्प्ट कर दिया जो बिल्कुल गलत था तो उसका 0 नंबर, थोड़ा सा सही करोगे तो 1 नंबर, उससे और अच्छा जवाब दे दोगे तो 2 नंबर, उससे और अच्छा जवाब दे दोगे तो 3 नंबर। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन लगभग अपनी जगह पर सही होते हैं। एक जो आंसर होता है, जो ऑप्शन होता है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होता है तो उसका 0 नंबर होता है। बाकी जो 3 होते हैं उसमें 1 2 और 3 होते हैं। अगर आपने सबसे बेस्ट जवाब दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये सबसे बेस्ट बेस्ट ये पार्ट है, ताकि इसमें अपने 150 नंबर आता है ना, तो 150 में से 140 नंबर भी ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा भी कैसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ सिलेबस और इसके बारे में बात करें, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में, और कितने नंबर आपको चाहिए ताकि आप एक अच्छा कॉलेज ले सको। ठीक है, उसके बाद इस तरह चर्चा करेंगे स्ट्रेटजी पर, और उसके बाद जो जो जिन्होंने अच्छे अच्छे नंबर लिए उन्होंने कैसे तैयारी करी, और उसके बाद में हर टॉपिक की एक क्लास। ठीक है, आगे अपने बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप सामान्य बीएसटीसी करोगे तो आपके लिए सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आएगी। अगर आप संस्कृत बीएसटीसी करोगे तो आपके पास ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तीनों मतलब दोनों, हिंदी और संस्कृत आ जाएंगे। और दोनों करोगे सामान्य और संस्कृत, तब आपके पास ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस है देखो। इंग्लिश में जो आपका सिलेबस है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम पैसेज बोलते हैं, उसके बाद में एरर्स हैं, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस कंप्लीशन, टेंस, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड स्पेलिंग। देखो सिलेबस बहुत है, लेकिन आना कितना है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत के अंदर जैसे स्वर, व्यंजन, शब्द रूप, स्त्रीलिंग, धातु रूप, और बाकी जो भी है इसके संधि, प्रत्यय, विसर्ग, उस विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, प्रत्यय और समास, लिंग, वचन, कारक वगैरह आएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं हिंदी की।
तो हिंदी और इसमें कोई खास अंतर नहीं होता संस्कृत में। जैसे इसमें भी वही पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य विचार, शब्द युगम, शुद्धिकरण, ठीक है, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, काव्यते, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश, ये हमारे लिए इजी पड़ता है क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो 30 में से हम आराम से 25 क्वेश्चन राइट कर देते हैं। लेकिन बात यहाँ पड़ती है क्योंकि इंग्लिश का इतना, मतलब जो अधिकांश जो बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश के हाथ में टाइट होता है, टाइट होता है, इसलिए उनके लिए इंग्लिश कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने। तो यहाँ तक हमने सिलेबस की बात कर ली। अब बात करते हैं भी कितने नंबर पर हमें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 600 नंबर है, तो 600 नंबर में से अगर आप 400 प्लस, कितने, 400 प्लस नंबर ले आते हैं तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ताकि एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो सिलेक्शन का रेशो होता है बहुत अच्छा होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करके पास निकलते हैं तो आपको रीट फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में आप अच्छा क्लियर कर जाओगे। जिससे मैं बताऊं तो मेरे कितने नंबर आए थे, तो मेरे 600 में से 436 नंबर थे प्री BSTC में। और बात करें रीट की, अगर बात करें रीट की, तो रीट मैंने जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में, यानी मैंने फर्स्ट ईयर में दिया था तब, जहाँ रीट मेंस नहीं होता था तब अकेली रीट होती थी, तब मेरे 113 नंबर थे रीट में। और जब मैंने मेंस दिया, जब दूसरी बार रीट हुआ, जब मेरी BSTC भी कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद जब रीट हुई थी तो तब मेरे रीट प्री में तो 134 नंबर, और जब मेंस हुए थे उसमें 200 नंबर थे। तो इस हिसाब से मैंने दोनों फर्स्ट अटैम्प्ट में ही बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया था। तो ठीक है, बाकी हम बात करेंगे भी कैसे इसमें और बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, क्या तरीका था उनका पढ़ने का। उसके बाद में इस सिलेबस को कैसे अपने कवर करेंगे, एक एक चीज़, एक एक क्लास कैसे आपको मिलेगी। तो ठीक है, आप हमारे चैनल पर विश्वास दिखाइए और बने रहिएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।